नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम MA थर्ड सेमेस्टर पेपर सेकेंड, ठीक है, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मनोविज्ञान विज्ञान में अध्ययन के उपागम। और इन अध्ययन के उपागम में पहला जो उपागम है जैविक उपागम, ठीक है। जैविक उपागम में मस्तिष्क एवं व्यवहार क्या है, फिर उसमें जैविक कारक में स्नायु प्रेषित और हार्मोन्स, और इसके आगे भी जैविक कारक में कई जो है टॉपिक हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में अगर आपको पढ़ा जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी और बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो जैविक उपागम है उसका पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसमें मस्तिष्क एवं व्यवहार पढ़ेंगे और जैविक कारक में स्नायु प्रेषित और हार्मोन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि जो मनोविज्ञान विज्ञान या असामान्य मनोविज्ञान है उसके जो मॉडल हैं उससे क्या तात्पर्य है, मॉडल या जो उसके उपागम है उससे क्या मतलब होता है। तो देखिए, असमानता के मॉडल से तात्पर्य ऐसे मॉडल या सैद्धांतिक ढांचा से होता है जो यह बतलाता है कि असमान व्यवहार क्यों और कैसे विकसित होता है। ये जो मनोविज्ञान विज्ञान या असामान्य व्यवहार को समझने के लिए उपागम मनोवैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इससे इस बात का पता लगता है कि असमान व्यवहार कोई व्यक्ति असमान व्यवहार क्यों करता है और उसमें असामान्य व्यवहार कैसे विकसित होता है, और इन व्यवहारों का उपचार किस तरह से उत्तम ढंग से किया जाता है। यानी कि असामान्य व्यवहार या मनोविज्ञान विज्ञान के अध्ययन के जो उपागम जितने भी मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए हैं, वो विकसित करने के पीछे तीन जो कारण है या 3 मुख्य बिंदु है, इस बात का पता लगता है इन उपागमों या सिद्धांतों के माध्यम से, ठीक है। या आप इसे उपागम कहें, ठीक है, या सिद्धांत कहें, या मॉडल कहें, या दृष्टिकोण कहें, चारों बात एक है। तो अगर पेपर में नाम बदल के आए तब भी आप जो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो उपागम मनोवैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए हैं उससे जो है 3 बातों का हमको पता लगता है। 3 बातों को पता लगाने में महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है ये उपागम। पहला बात कि कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार क्यों करता है। दूसरा बात, उसमें असामान्य व्यवहार कैसे विकसित होता है, ये क्या कारण है उसके पीछे कि जो उसमें असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। तीसरा, उस व्यक्ति का उपचार उत्तम ढंग से कैसे किया जा सकता है। तो इसी बात का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपागम या सिद्धांत डेवलप किए गए हैं, ठीक है। और एक छोटा सा एक पॉइंट है जिसके माध्यम से और भी स्पष्ट हो जाएगा कि मॉडल या सिद्धांत क्या है। देखिए, मॉडल या सिद्धांत उस दर्पण या शीशे की तरह होते हैं जो मानव स्वभाव के बारे में हमारी धारणाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस तरह से दर्पण में हम देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है दर्पण में, जैसा हम होते हैं वैसा एज इट इज दिखता है। तो इसी प्रकार से ये जो मॉडल या सिद्धांत है एक शीशे की तरह है, एक दर्पण की तरह है। इनके माध्यम से हमें किसी भी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, उसके धारणा के बारे में पता लगता है। तो ये तो बात हो गया कि मॉडल या उपागम क्या होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें पहला जो उपागम जैविक उपागम या जैविक मॉडल या जैविक दृष्टिकोण क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, जहाँ जैविक का बात आता है तो वहाँ पे बात ये आता है कि जो व्यक्ति के जन्म से प्राप्त होता है या जो उसके जीन्स से निहित होता है उसे हम जैविक कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें ये मतलब जैविक उपागम या जैविक मॉडल किस तरह इस बात की व्याख्या करता है कि किसी व्यक्ति में असमान व्यवहार क्यों होता है, कैसे होता है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें असमान व्यवहार की व्याख्या जैव देहिक प्रक्रियाओं के रूप में की गई है, ठीक है। इस मॉडल द्वारा असमान व्यवहार की व्याख्या 2 स्तरों पर की गई है। पहला,
ठीक है। जैविक उपागम में असमान व्यवहार की व्याख्या 2 स्तर पर की गई है। पहला, असमान व्यवहार को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग माना जाता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क आता है और सुषुम्ना आता है। ठीक, जो या तो जन्मजात होता है, ये कहता है कि या तो जन्मजात होता है या किसी प्रकार के मस्तिष्की विकार से उत्पन्न होता है। पहला जो स्तर है वो ये कहता है जैविक उपागम का कि किसी व्यक्ति में असामान्य व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। ठीक है, और ये जो रोग होता है या तो किसी व्यक्ति में जन्म से ही होता है या तो मस्तिष्क में किसी प्रकार का जो विकार उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति में असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, असामान्य व्यवहार के कारण जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का असंतुलित होना बतलाया गया है। यानी कि व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के बायोकेमिकल होते हैं जिनका हमेशा रिएक्शन होता रहता है। जब इन क्रियाओं में क्या है, इम्बैलेंस हो जाता है, ये क्रियाएं असंतुलित हो जाती हैं तो उससे भी व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। तो ये 2 स्तर में बांटकर असामान्य व्यवहार की व्याख्या की गई है। अब इसी के अंतर्गत मस्तिष्क एवं व्यवहार, यानी मस्तिष्क व्यक्ति के असामान्य व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यवहार के प्रदर्शन एवं नियंत्रण में तंत्रिका तंत्र को अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, व्यवहार कोई व्यक्ति करता है, अनुक्रिया करता है, ठीक है, और उसे नियंत्रित करता है, अपने नियंत्रण में रखता है, इसमें तंत्रिका तंत्र की बहुत ज़्यादा भूमिका मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसे शरीर का मास्टर नियंत्रक कहा जाता है, मास्टर कंट्रोलर कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे शरीर में जो आपका मस्तिष्क है या जिसको आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं, उसके द्वारा सभी प्रकार की क्रियाएं संचालित की जाती है और नियंत्रित भी की जाती हैं। इनमें मस्तिष्क की संरचना विश्व की किसी भी वस्तु से अधिक जटिल होती है। अगर आप मस्तिष्क की संरचना देखेंगे तो वो क्या है, आपको बहुत ही जटिल दिखाई पड़ती है या मालूम पड़ती है। ठीक है, और संपूर्ण क्रियाएं, शरीर, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक संपूर्ण क्रियाएं इसी मस्तिष्क के द्वारा, जो जिसमें पीयूष ग्रंथि होता है, उसी के द्वारा नियंत्रित, संगठित एवं संचालित की जाती हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे, तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं नर्वस सिस्टम के? पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, तथा दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके क्या आता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके आता है मस्तिष्क और सुषुम्ना। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे स्नायु आते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आने वाले मांसपेशियों, ग्रंथियों इत्यादि को नियंत्रित एवं संचालित करते हैं। ठीक, अब ये देख लेते हैं कि मस्तिष्क के किन किन भागों से व्यक्ति का कौन कौन सा व्यवहार नियंत्रित एवं संचालित होता है। तो मस्तिष्क का जो अग्रखंड होता है या इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, इसे जो पेशी क्रिया जितना भी मनुष्य करता है तो ये अग्रखंड इसको संचालित या नियंत्रित करता है। अगर इसमें खराबी आएगा तो व्यक्ति की पेशी क्रियाएं क्या है, ऑटोमेटिक इम्बैलेंस हो जाएंगी। और जो पार्श्व खंड है यानी कि पश्च मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, इससे जो शारीरिक संवेदना, शरीर में जो संवेदना होता है, संवेदना किसे कहते हैं? किसी वस्तु के प्रारंभिक ज्ञान को या किसी वस्तु के आभास को हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। तो शरीर में जो भी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, संवेदना कैसे उत्पन्न होती है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रिय आपके शरीर में 5 हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। ठीक है, इनके माध्यम से हमें संवेदना होती है। और जो संघखंड होता है मस्तिष्क का, उससे क्या है? श्रवण शून्य से संबंधित जो है जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उससे होती है। अब संघखंड में कोई दिक्कत आ जाएगा, विकार उत्पन्न हो जाएगा तो हमें कम सुनाई देगा। ठीक है, दृष्टिखंड है, दृष्टिखंड से दृष्टि, देखने से संबंधित होता है। सेरिबेलम है मस्तिष्क का भाग, इससे पेशी समन्वय, मांसपेशियों के बीच आपस में समन्वय स्थापित कौन करता है? सेरिबेलम। और थैलेमस से क्या होता है? संवेदी प्रसारण, संवेदना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? ट्रांसमिशन। ठीक है, और लिम्बिक तंत्र से क्या होता है? संवेग, जितने प्रकार के इमोशंस होते हैं, ठीक है, प्रेम, घृणा, क्रोध, श्रृंगार, यह महसूस होता है और इससे अधिगम सीखने से संबंधित। और हाइपोथैलेमस से क्या? अभिप्रेरणा और संवेग से संबंधित जो है क्रियाएं हमको महसूस होती है।
तो और सुषुम्ना से क्या होता है, सुषुम्ना से श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप संचालित भी होती है और नियंत्रित भी होती है। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों में किसी कारणवश से कहीं व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लग जाता है, ठीक है, या तो कोई व्यक्ति को सदमा लगता है जिसके कारण मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी होती है किसी भाग में, तो जिस भाग में गड़बड़ी होगी उस भाग में उससे समय जो कार्य होगा उसमें क्या है, व्यक्ति को परेशानी होगा, जिससे व्यक्ति असमान व्यवहार करेगा। अगला जो टॉपिक इसमें है जैविक कारक में स्नायु प्रेषित, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर एक रासायनिक संदेश वाहक है, मैसेंजर है। क्या करता? आपके शरीर में अरबों न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य यही होता है कि क्या होता है मुख्य कार्य? सभी स्रोतों से जानकारी को क्या है, प्राप्त करना या भेजना। ठीक है, न्यूरॉन्स यही करते हैं, पूरे तार की तरह, पतले रेशे के तार की तरह पूरे शरीर में आपके अरबों न्यूरॉन्स फैली होती है और इनका यही कार्य होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये क्या है, संदेश को भेजती हैं और प्राप्त करती हैं। देखिए करा, जिसके बिना आपका शरीर कार्य नहीं कर सकता, सही बात है, जबकि कोई सूचना का सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे शरीर किसी प्रकार का व्यवहार करेगा या कार्य करेगा। उनका काम क्या होता है? रासायनिक संकेतों, केमिकल सिग्नल जो होते हैं जिसको संदेश कहते हैं, को एक न्यूरॉन जिसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं से अगले लक्ष्य कोशिका तक ले जाना है। ठीक है, फिर अगला लक्ष्य कोशिका क्या करेगा? कोई अन्य तंत्रिका कोशिका या मांसपेशी कोशिका तथा ग्रंथि हो सकती है। आप सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाए तो स्नायु प्रेषित मतलब क्या होता है? प्रेषित मतलब भेजना, भेजना प्राप्त करना। तो इसका क्या काम, जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं कि आपसे हमने पूछा कि ये क्या है, तो इसका संवेदना आपके आँखों को हुआ। आँखों में जो आपके नर्व हैं वो क्या करते हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, रासायनिक संकेत उत्पन्न होते हैं। तो ये रासायनिक संकेत क्या होता है, आँखों के न्यूरॉन से होते हुए एक न्यूरॉन क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन को देता है, दूसरे न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को देता है और इस तरह से वो क्या है, मस्तिष्क में पहुंचता है। मस्तिष्क में पहुंचने के बाद मस्तिष्क के दृष्टिखंड में पहुंचता है। उसके बाद अगर आपके साहचर्य क्षेत्र में इससे संबंधित ज्ञान है तो आप तुरंत कहेंगे सर ये मार्कर है। तो यही क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर काम की कोई सूचना मस्तिष्क को भेजना और प्राप्त करना। ठीक, अगर आपके न्यूरॉन्स में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी हो जाती है या आपका भीषण दुर्घटना हो जाता है या किसी बीमारी के कारण आप के न्यूरॉन्स जो है नए बनते नहीं है और मरने ज़्यादा लगते हैं, या आप नशे का सेवन करते हैं या बुढ़ापा के वजह से भी न्यूरॉन्स खत्म होते हैं, तो जिससे क्या है, ये प्रोसेस कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लगता है। ठीक, अब इसमें है जैविक कार्य में अगला टॉपिक है हार्मोन्स। हार्मोन्स भी आपके शरीर की एक महत्वपूर्ण पार्ट है या हिस्सा है। इसको क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। देखिए व्यवहारिक विकृतियों का संबंध, जो व्यवहार से संबंधित विकृतियाँ हैं उनका संबंध किससे, अंतःस्रावी, अंदर जो स्राव होता है जिन हार्मोन्स का, ठीक है, इसको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ऐसे शरीर में कई महत्वपूर्ण ऐसे ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे अनेक प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, जैसे पीयूष ग्रंथि से क्या है, पिट्यूटरीन हार्मोन्स क्या है, निकलता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकलता है। ठीक है, इसी तरह से तमाम प्रकार की शरीर में ग्रंथियां जिससे हार्मोन्स का स्राव होता है और सभी प्रकार के हार्मोन्स क्या होते हैं व्यक्ति के अंदर, जब उनका स्राव एक लय में होता है तो वो क्या है, शरीर के अंदर जो उनके कार्य होते हैं सुचारू रूप से करते हैं। जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, कम या अधिकता हो जाता है, तो शरीर पे फिर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति असमान व्यवहार करता है। और ये हार्मोन्स क्या है, शरीर के शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शरीर पर हार्मोन्स का कैसे प्रभाव पड़ता है, जैसे जो शरीर में ऐसे कई हार्मोन्स है, जैसे हैं डोपामाइन है, एसिटोलिन है, सेरोटोनिन है, एप्रिनेफ्राइन है, और भी काफ़ी जो गुड हार्मोन जब रिलीज होते हैं तो व्यक्ति के जो बाकी अंग होते हैं, बाकी जो इंटरनल अंग होते हैं, वो अच्छे से उनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है और अच्छे से वो फंक्शन करते हैं, जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक विकास, शारीरिक मानसिक विकास अच्छे से होगा तो उसका व्यवहार भी
अच्छे से होता है। और ये हार्मोन्स किसी व्यक्ति के व्यवहार में कितना ज़्यादा रोल अदा करते हैं, इसके बारे में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने सुना भी होगा कि हार्मोन्स का कितना ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के शरीर के अंदर होता है। और सभी व्यक्ति के शरीर के अंदर गुड हार्मोन्स भी होते हैं और बैड हार्मोन्स भी होते हैं। खुद शरीर ईजाद कर देता है आपके परिस्थिति के अनुसार। अमेरिका में किसी को फांसी की सज़ा हुई, ठीक है, एक व्यक्ति था, उसको फांसी की सज़ा हुई और उसे क्या कहा गया कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो फांसी की सज़ा, तुम फांसी के फंदे पे चढ़ो, तो फांसी के फंदे पे तुम चढ़ोगे तो वहाँ पे उसमें 5 मिनट तुमको कष्ट होगा और गर्दन की हड्डी टूटेगी, तो उसके बाद जो है तुम्हारी मृत्यु होगी, 5-10 मिनट लगेगा। या तो कोबरा सांप है, उससे कटवाएंगे तो तुम्हें क्या है, तुम 5 मिनट क्या, तुम्हें 1 सेकेंड में क्या है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी 1-2 सेकेंड में, और तुम्हें पीन की तरह बस चुभेगा। तो वो सोचा मन में, तो कहा मरना तो है ही, इतना दर्द सह के क्यों मरे। तो वो कहा कि हम कोबरा के जो सांप है या अजगर है उससे हमारी मृत्यु होगी, या उससे हम मरना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति को जब समय आया तो लाया गया उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को क्या है, वो कोबरा सांप दिखाया गया है। कहा गया कि उस कोबरा सांप से आपको डसवाया जाएगा। ये व्यक्ति कोबरा सांप लेकर उसके समीप आया और खड़ा रहा। कहा गया कि इस कोबरा सांप से आपको डसवाया जाएगा। अब फिर उसके बाद उसके चेहरे पर वो काला कपड़ा से उसका चेहरा ढक दिया गया। फिर वो व्यक्ति जो सांप लिया था वो दूर हट गया। एक व्यक्ति आया, वो जो है सेफ्टी पिन होता है उससे बस उसको हल्का से चुभा दिया। और आप यकीन मानिए कि चुभाने के 2 सेकेंड या तो मान लीजिए 5-10 सेकेंड के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में पता चला कि कोबरा के सांप से में जितना जहर है उससे दुगना जहर उस व्यक्ति के शरीर में पाया गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति के शरीर में गुड हार्मोन्स भी होता है, बैड हार्मोन्स भी है। वो व्यक्ति जैसा थिंकिंग करने लगा कि अब हमें कोबरा सांप डसेगा उसके जहर के बारे में, और शरीर वैसा ही हार्मोन्स पूरे शरीर में रिलीज कर दिया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऐसे ही देखा गया जब कोरोना का दौर आया था, तो कोरोना के दौर में कई व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा भय हो गया था। जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता था तो वो सोचता था कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है। तो इसके कारण कई व्यक्ति को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, और कई व्यक्ति के जो है कई अंग जो है काम करना बंद कर दिए। 100 में से 80% केस जो कोरोना के हैं वो इसी कारण उनकी मृत्यु हुई, जिससे कि वो घबरा गए, भयभीत हो गए कि हमारी मृत्यु होने वाली है। तो हार्मोन्स इतना ज़्यादा आपके शरीर में प्रभाव करता है। और ये हार्मोन्स कैसे रिलीज होता है? कुछ तो मान लीजिए शरीर के लिए जो जरूरी हार्मोन्स है वो रिलीज होता है। कुछ मस्तिष्क में जो आपके विचार हैं, ये जो मस्तिष्क है इसमें जैसा आप डालेंगे वैसा क्या है आपका जो है हार्मोन्स रिलीज होगा, और वैसा ही विचार बनेगा, वैसा ही आप व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको मनोविकृति विज्ञान में अध्ययन के जो उपागम है, इसमें जैविक उपागम के अंतर्गत मस्तिष्क एवं व्यवहार क्या होता है, और इसके जैविक कारक के अंतर्गत स्नायु प्रेषित और हार्मोन्स क्या होता है। इसके जैविक कारक में अभी 3-4 टॉपिक और भी हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा जैविक उपागम कंप्लीट होगा। ये उपागम थोड़ा क्या है, लंबा है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।